हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मुख्तियारनामा की। मुख्तियारनामा क्या होता है, ये किस व्यक्ति को निष्पादित किया जा सकता है तथा कौन निष्पादित कर सकता है, इस सारी प्रक्रिया की जानकारी हम देने वाले हैं। आप बने रहिए शुरू से अंत तक। तो मुख्तियारनामा क्या होता है? मुख्तियारनामा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी तथा हिंदी में अधिकार पत्र, तो हम लेके चलेंगे मुख्तियारनामा। मुख्तियारनामा क्या होता है, ये आप ये जानिए कि एक ब्लैक किसी प्रिंसिपल के द्वारा ये लिख दिया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को एजेंट बना दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि आप कोई भी मेरा घर, जगह, ज़मीन या जायदाद या फिर कोई दुकान, किसी भी चीज़ का आपके पास पूरा अधिकार है कि उसका निस्तारण किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो दे रहा है वो दाता है, जो ले रहा है वो ग्रहीता होता है। तो दाता ग्रहीता को ये सारी चीज़ें एक बॉन्ड होता है उसमें लिख के दे देता है। जिस प्रकार से बैनामा का एक अभिलेख होता है, उसी प्रकार ब्लैक ये लिख के दे देता है कि आप जो है इसका निष्पादन आप अपने प्रकार से कर सकते हो। तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसमें दो चीज़ें होती हैं, मुख्तियारनामा खास और मुख्तियारनामा आम, यानी कि अधिकार पत्र विशेष होता है और अधिकार पत्र साधारण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अधिकार पत्र विशेष, पावर ऑफ अटर्नी स्पेशल क्या है। तो इसमें आप समझिए, एक उदाहरण के तौर पर पावर ऑफ अटर्नी स्पेशल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लो एक उदाहरण के तौर पर कि कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसकी ज़मीन उत्तर प्रदेश में है, दूसरा व्यक्ति यहाँ से मान लो कि 1000 किलोमीटर दूर कहीं पर है और यहाँ उत्तर प्रदेश में उसका कोई प्लाट या कोई दुकान या कोई खेत जो भी है, एक अचल संपत्ति, वो चाह रहा है कि उसका निपटारा किसी प्रकार से हम कर दें, उसे बेच दें। लेकिन वो वहाँ से आ नहीं पा रहा है, कोई उसके पास ये है कि टाइम कम है। इस हिसाब से वो क्या करेगा, किसी व्यक्ति को ग्रहीता उसे नियुक्त कर देगा, जिसे ग्रहीता बोला जाएगा, नियुक्त कर देगा। वो चाहे उसके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, भाई बहन, माँ बाप या वाइफ, या फिर कोई फ्रेंड वगैरह दोस्त भी हो सकता है। उसे वहाँ पर वो नियुक्त कर देता है कि आप इस फला फला संपत्ति को आप बेचें और इसका निष्पादन करें। तो पावर ऑफ अटर्नी स्पेशल में क्या है, इसमें एक मेन बात यह है कि एक चीज़ का ही सिर्फ इसमें होता है उल्लेख, किसी भी एक दुकान या एक मकान, एक प्लाट कुछ भी हो सकता है, एक चीज़ का ही हो सकता है एक समय में। और इसमें एक टाइम ऑफ पीरियड दिया होता है, इसमें एक उद्देश्य होता है कि किस लिए हम किसी के नाम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पावर ऑफ अटर्नी स्पेशल। तो अब जनरल में क्या है, मुख्तियारनामा आम। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे अधिकार दिए जाते हैं, कई चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि एक किसी व्यक्ति का खेत भी है, मकान भी है, दुकान है और जो भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, या कोई स्कूल विद्यालय है, जो ये कि भाई हम तो वहाँ फला जगह दूर रह रहे हैं तो आप ही पूरा इसका संचालन करो। तो इसमें क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ों के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करना, तब ये क्या हो गया आम, कि कई चीज़ों के लिए एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, यहाँ पर आम चीज़ हो गई। तो जो दाता होता है, प्रिंसिपल जो होता है, वो कहीं बाहर है, अपने एजेंट को, जिसे कहते हैं ग्रहीता, लगा देता है। अब इसमें कुछ भी अगर यहाँ पर होता है कि कई इसमें उद्देश्य होते हैं, बेचना भी हो सकता है, या फिर मान लो कि कोई हॉस्पिटल दे दिया या कोई रेस्टोरेंट दे दिया, वो चला रहा है, ग्रहीता उसे चला रहा है। और क्या है कि वहाँ पर कुछ भी वाद विवाद हो रहा है, तो ये मान के चलिए एजेंट जो होता है, जिसे ग्रहीता बोलते हैं, बाकायदा वो सिविल मुकदमा में खुद ही वाद दायर कर सकता है और वादी बन सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। सारी जिम्मेदारी इसकी होती तो है दाता की, यानी कि प्रिंसिपल की, लेकिन ये काम पूरा कौन करेगा, एजेंट करेगा। जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी ले लो, कोई भी कि मतलब कोई बड़ी कंपनी, दारू की कंपनी ले ली, या मैकडॉवेल वगैरह कोई कंपनी है, ये विजय माल्या जैसे लोग, तो कहीं एक जगह भी निश्चित होते हैं, इनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं। तो वहाँ पर क्या है, कोई मुकदमाबाजी किसी ने कर दी, किसी भी क्षेत्र के ही अदालत में मुकदमा चलने लगा। अब वहाँ से कोई बड़ा व्यापारी वहाँ मुकदमा लड़ने नहीं आएगा ना, तो क्या होगा कि वहाँ एजेंट लड़ेगा, वहाँ सारे काम एजेंट के होंगे। लेकिन विलेख में पहले ही लिख दिया जाता कि सारे काम एजेंट करेगा, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी दाता की होगी, प्रिंसिपल की होगी। अगर यहाँ पर कुछ भी हो जा रहा है तो प्रिंसिपल को ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये जो भी हुआ है हमारी मर्जी से नहीं हुआ है, गलत हुआ, क्योंकि विलेख में लिखा होता। अब विलेख तैयार कैसे होता, देखिए यहाँ पर कोई संपत्ति उत्तर प्रदेश में है,
और कोई व्यक्ति जो प्रिंसिपल है वो बाहर है, तो बाहर ही वहाँ पर मान लो कि वो बेंगलोर में है, तो बेंगलोर में एक स्टाम्प होगा, जो भी वहाँ की ड्यूटी नहीं चलेगी, स्टाम्प ड्यूटी जहाँ पर आपकी ज़मीन है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का ही स्टाम्प वहाँ पर लगेगा, लागू होगा। जितनी संपत्ति है उसका सर्किल रेट निकाल के जो भी होगा वहाँ पर, आप बेंगलोर में हैं प्रिंसिपल तो वहाँ पर एक बिलेक तैयार कर देगा, तो स्टाम्प वहाँ पर लगेगा, यहाँ का नहीं लगेगा। और ये व्यक्ति जो है ग्रहीता, उसके साइन हो जाएंगे और वो प्रभाव में आ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें सारी चर्चा हुई। अब इसमें हम बताएंगे आपको कुछ धाराएं कि इन 4 धाराओं में अगर ये पूरा बिलेक तैयार किया जाता है तब तो ये मान के चलिए सुटेबल है। और इन 4 धाराओं के अलावा कोई अलग वाइज अगर तैयार किया जाता तो ये मान के चलिए कि अगर कोई वकील ठीक ठाक है तो आपका ये जो बिलेक है ये जो है मान्य नहीं होगा। जैसे कि CPC है आदेश 3 नियम 2, इसमें ये बताया गया है कि किस व्यक्ति को आप नियुक्त कर सकते हो, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे आप नियुक्त कर सकते हो। नियुक्त करने के लिए भी वो जो है सुटेबल होना चाहिए। तो नंबर 2, मुख्तियारनामा अधिनियम 1882 की धारा 2 निष्पादन कैसे होगा, निष्पादन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। नंबर 3, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 32 कौन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तथा धारा 33 मुख्तियारनामा कौन सा मान्य होगा। और नंबर 4 ये है कि हर प्रदेश में, कोई प्रदेश हो वहाँ पर एक स्टाम्प ड्यूटी होती है, तो उस स्टाम्प में जाके आप देख लें, अगर उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश में जाके देख लें। तो नंबर 4 में क्या कि भारतीय स्टाम्प उत्तर प्रदेश अधिनियम 2024 जो नया संशोधन हुआ है उसमें आप जाके देखें कि कितने का स्टाम्प लगेगा। तो ऐसे मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, राजस्थान का भी हो सकता है, लेकिन भारतीय स्टाम्प होता है, बाकी बीच में स्टेट होता है। तो जो भी अधिनियम है उसमें जितना भी स्टाम्प लगेगा वो मान्य होगा जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी होगी, जहाँ पर अचल संपत्ति होगी स्टाम्प वही लगेगा, वहीं का ही स्टाम्प मान्य होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।